आप सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले आपको हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मुद्दे की बात लेकर ठीक 11 बजे हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। तो बात भूकंप की करेंगे, क्योंकि जेके 24/7 न्यूज हर मुद्दे को उठाता है। कल भूकंप आया, लेकिन क्या ये सिर्फ ट्रेलर था? अभी पिक्चर बाकी है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो आपको थोड़ी देर में जरूर पता लगेगा जब हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन कुछ ज्यादा आज ना कहते हुए आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, एक रिपोर्ट दिखाएंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि अभी खतरा टला नहीं है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये रिपोर्ट आपको बताएगी। हिलते झूमर, हिलते पंखे, भागते लोग, जब अचानक से हिल गई धरती। आपको भी भूकंप के झटके महसूस जरूर हुए होंगे, जब आपका दिल दहल गया होगा। अफगानिस्तान में आए जबरदस्त भूकंप ने देर रात पूरे उत्तर भारत में भी धरती को हिला दिया। लोग घरों से बाहर दौड़ते हुए दिखाई दिए। भूकंप में धरती काफी लंबे समय तक हिलती रही। ऐसा एहसास हुआ कि मानो एक नहीं बल्कि दो नहीं या तो तीन, कई भूकंप आए हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कागज की तरह हिलती हुई दिखाई दी। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.6 मैग्नीट्यूड आंकी गई है और इसका केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद शहर से 133 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जमीन की सतह से करीब 156 किलोमीटर नीचे माना जा रहा है। लेकिन इस भूकंप ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान और लाहौर से दिल्ली तक के लोगों को हिला कर रख दिया। लेकिन इस भूकंप में कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जो लोगों के हौसलों को सलाम कर रही थी। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का है, जहां ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन जारी है, लेकिन अचानक से भूकंप आता है। लेकिन डॉक्टर्स अपना ऑपरेशन जारी रखते हैं। अब आपको एक और तस्वीर जम्मू से दिखाते हैं, जहां लोग खाना खा रहे थे, लेकिन अचानक से जब भूकंप आया तो घर की दीवार ही गिर गई। अगर यकीन नहीं होता तो इस महिला की जुबानी ही सुन लीजिए। हम अभी बैठे हुए थे तो भूकंप के झटके आए तो हमारी दीवार गिर गई। जो गिरी आपके सामने है, और आप देख लो हमारा कितना नुकसान हो गया। और मेरी ससुर माँ का शेड भी गिर गया, उनका भी देख लो कि कितना उनका नुकसान हो गया। आप देख लो आपके सामने है जो कुछ। तो हमारे इनकम को सोरे से एक पेंशन लेती हूँ, मेरे बच्चे भी हैं। तो आप देख लो दीवार चढ़ाएं या खाना खाएं। तो दिल्ली हो या जम्मू कश्मीर, यूपी हो या पंजाब, हर जगह कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहां लोग घरों से बाहर आ गए। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर पंजाब के भटिंडा शहर की है, जहां लोग सड़कों पर आए, जिनके माथे पर सिकन साफ साफ देखी जा रही है। उनके दिल में डर था और जुबान पर बस ईश्वर का नाम। तो हर जगह का मंजर एक ही था और मन में दहशत थी। लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे और ये दुआ कर रहे थे कि वो सुरक्षित रहें। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब धरती हिली हो, इसका इतिहास गवाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके 24/7 न्यूज। तो आपने देखा किस तरीके से लोग दहशत में थे। लेकिन क्या आगे आने वाले समय में अभी और भी भूकंप आएंगे और उससे आप सुरक्षित कैसे रह पाएंगे? आज का मुद्दा यही है। लेकिन सवाल जब हम उठा रहे हैं तो उन सवालों का जवाब लेने की कोशिश भी करते हैं। उन सवालों को सबसे पहले आपके सामने रखेंगे मुद्दे की बात में कि भूकंप आने पर सबसे ज्यादा शहर कौन सा प्रभावित होगा। सवाल यह भी कि भूकंप में सबसे सुरक्षित जगह आखिर कौन सी होती है। सवाल यह भी कि भूकंप को लेकर चलाया जा रहा है क्या जागरूकता अभियान सरकारों की तरफ से, जिम्मेदारी सरकारों की है? क्या पहाड़ी इलाके सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं? सवाल यह भी कि बार बार भूकंप आने का आखिर कारण क्या है? ये मुद्दे की बात में आज हम सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि यह मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है। और हमने हाल ही में तुर्की के अंदर देखा है कितनी तबाही भूकंप आने के कारण हुई है। लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोग दहशत में इस वक्त है कि आखिर क्यों बार बार भूकंप आ रहा है, और अगर भूकंप आ रहा है तो उसकी आखिर वजह क्या है। आज खास मेहमान से इसी बात पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये तमाम अहम सवाल पूछे जाने बेहद जरूरी है। इस वक्त खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं मुद्दे की बात में। इस वक्त प्रोफेसर सौमित्र मुखर्जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भूवैज्ञानिक हैं। उनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर
क्या कारण है बार बार भूकंप आने का, और ये एक अंदेशा है आगे आने वाले बड़े खतरे के लिए कि जैसी तस्वीरें नजर आई हैं कल रात, वो यही बयां कर रही हैं कि कल कितनी तबाही हो सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि भारत के अंदर तबाही नहीं हुई। हाँ, अफगानिस्तान के अंदर 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, पाकिस्तान के अंदर 9 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, लेकिन भारत में कहीं भी मौत की खबर सामने नहीं आई। ये सबसे बड़ी गनीमत रही और यही चर्चा का विषय बेहद अहम है जिस मुद्दे को हम उठा रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं समझना होगा कि ये सिर्फ अलर्ट है और आगे आने वाले समय में भारी तबाही भी हो सकती है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त प्रोफेसर सौमित्र मुखर्जी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर सौमित्र मुखर्जी जी, मेरी आवाज चलिए, फिलहाल हम इस पर बातचीत करेंगे और खास मेहमान से आपकी मुलाकात जरूर करवाएंगे, लेकिन दिल्ली विधानसभा आपको लिए चलना जरूरी है। इस वक्त दिल्ली विधानसभा में बजट पेश हो रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं वित्त मंत्री कैलाश गहलोत, आपको सुनवा रहे हैं। यही सरकार का 9वां और मेरा वित्त मंत्री के रूप में पहला बजट है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए बजट पेश करने का अवसर देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं, बजट केवल संख्या और घोषणाओं का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक आम आदमी की आशाओं और अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति है। यह बजट दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आनंद की अभिवृद्धि और लोक कल्याण की पवित्र और सच्ची भावना के साथ तैयार किया गया है। बजट तैयार करते समय उपनिषदों के इस अमर संदेश को सामने रखा गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में दिल्ली ने अभूतपूर्व प्रगति देखी है। आज दिल्ली मॉडल, या उसको हम अरविंद केजरीवाल मॉडल, या उसको हम अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, ये जितने भी शब्द हैं, ये हर देशवासी की में आशा की एक नई किरण जगाता है। साथ ही समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विश्वास देता है कि सरकार उनके परिवार के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त प्रदान करेंगी। दिल्ली मॉडल एक गारंटी है कि अभूतपूर्व महंगाई के इस दौर में उन्हें पानी और 24 घंटे बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध होंगी। 100 से ज्यादा सेवाएं की डोर स्टेप डिलीवरी तथा परिवहन विभाग की फेसलेस सर्विसेज जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर प्रतिबद्धता दिखाई है। अब आम आदमी को अपना काम करवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के अंतहीन चक्कर नहीं लगाने पड़ते और न बिचौलियों की मदद लेनी पड़ती है। नागरिकों की सभी जरूरतों को समय पर और कुशलता से पूरा करने के लिए सरकार खुद उनके दरवाजे पर पहुंचती है। अध्यक्ष जी, दिल्ली मॉडल का एक और पहलू हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। दिल्ली न केवल राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले 2 करोड़ लोगों के लिए, बल्कि भारत के सभी 140 करोड़ लोगों के लिए गौरव का स्रोत है।
दिल्ली 21वीं सदी में भारत की प्रगति और क्षमता का प्रतीक है और इसीलिए दिल्ली की सूरत और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है। पिछले 8 वर्षों में दिल्ली सरकार ने कुछ ऐतिहासिक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है, जिसने दिल्ली का चेहरा बदल दिया है। 2018 में बनकर तैयार हुआ सिग्नेचर ब्रिज आज दिल्ली वासियों को गर्व का एहसास कराता है। सराय काले खां और आईने बाजार को जोड़ने वाला बारापुला फ्लाईओवर का दूसरा चरण भी 2018 में जाकर पूरा हुआ। ये दोनों प्रोजेक्ट्स पिछली सरकारों की लेट लतीफी के चलते लंबे समय तक लटके रहे। बारापुला फ्लाईओवर का तीसरा चरण भी जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। इस साल आश्रम फ्लाईओवर और अंडरपास का काम भी पूरा हो गया, जिससे दिल्ली में करीब 4 लाख वाहनों का दैनिक आवागमन आसान हो गया। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि पिछले 8 वर्षों में पीडब्ल्यूडी ने 28 नए फ्लाईओवर, अध्यक्ष जी 28 नए फ्लाईओवर, एलिवेटेड सड़कों और पुलों का निर्माण किया है, जिससे दिल्ली में आवागमन काफी आसान हो गया है। इस सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए आधुनिक विश्व स्तरीय सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने में निवेश किया है। पिछले 8 वर्षों में दिल्ली के नेटवर्क का काफी विस्तार हुआ है और लगभग 2 गुना हो गया है। 1998 में दिल्ली मेट्रो का निर्माण शुरू होने के बाद से पहले 17 वर्षों में मार्च 2015 तक कुल 193 किलोमीटर रेल नेटवर्क, केवल 2015 से लेकर अभी तक केवल 193 किलोमीटर रेल नेटवर्क और 143 मेट्रो स्टेशनों का निर्माण किया गया था, जबकि पिछले 8 वर्षों में यानी 2015 से 2023 तक दिल्ली मेट्रो की नेटवर्क लंबाई दुगनी होकर 390 किलोमीटर हो गई है और स्टेशनों की संख्या 286 हो गई है। इस अवधि में दिल्ली के सार्वजनिक बस नेटवर्क में भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। 2015 में 5,659 बसों से बढ़कर 2023 में 7,379 बसें हो गई हैं, जो दिल्ली के इतिहास में सबसे ज्यादा है। दो 2021-22 के देशभक्ति बजट में हमारी सरकार ने एक महत्वाकांक्षा योजना की घोषणा की थी, जिसने हर दिल्ली वासी को गर्व से भर दिया था। सरकार ने भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए पूरी दिल्ली में 500 स्थानों पर भव्य तिरंगा लगाने का वादा किया था और आज मैं बहुत गर्व के साथ यह साझा कर रहा हूं कि सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए दिल्ली को तिरंगों का शहर बना दिया है। आज दिल्ली के आसमान में शान से लहराते हुए तिरंगे को देखे बिना शायद ही कोई व्यक्ति राजधानी की किसी सड़क से गुजरता होगा। अध्यक्ष महोदय, आने वाला वर्ष दिल्ली के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भारत के पहले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। पूरी दुनिया की निगाहें दिल्ली पर रहने वाली हैं। पिछले 8 वर्षों में केजरीवाल सरकार ने कई ऐतिहासिक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। इसके चलते आने वाला वर्ष दिल्ली को वैश्विक मंच पर एक साफ, सुंदर और आधुनिक शहर के रूप में खुद को प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर भी प्रस्तुत करता है। अध्यक्ष जी, इसीलिए मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट को साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली के लिए समर्पित कर रहा हूं। एक साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली के लिए समर्पित कर रहा हूं।
साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना भी है और यह हर भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी का 1400 किलोमीटर का मुख्य सड़क नेटवर्क है। इसके अपग्रेडेशन और सौंदर्यीकरण के लिए प्रोजेक्ट ला रहे हैं। यह दिल्ली या शायद किसी भी भारतीय शहर के इतिहास में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जिसके तहत सड़कों और फुटपाथों के पूरे नेटवर्क की मरम्मत और पुनर्निर्माण किया जाएगा। इन्हें पैदल चलने वालों के अनुकूल बनाया जाएगा। सड़कों से लगे कच्चे हिस्सों में हरियाली सुनिश्चित करने से लेकर पूरे सड़क नेटवर्क की मशीन से नियमित सफाई और धुलाई की जाएगी। इससे दिल्ली की सड़कों की सूरत बदल जाएगी। दिल्ली के परिवहन नेटवर्क के आधुनिकीकरण की दिशा में सरकार चौतरफा प्रयास कर रही है। इसके तहत दिल्ली के मौजूदा सड़क नेटवर्क के अपग्रेडेशन के अलावा हमारी सरकार 29 नए फ्लाईओवर, अंडरपास व पुलों का निर्माण कर रही है। 29 नए फ्लाईओवर, अंडरपास व पुलों का निर्माण कर रही है। साथ ही हवाई अड्डों जैसे 3 आधुनिक विश्व स्तरीय ISBT और मेट्रो रेल नेटवर्क के चौथे चरण के विस्तार की दिशा में काम कर रही है। हम इस साल 1600 आधुनिक जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक बस की एक रिकॉर्ड संख्या भी शामिल करेंगे, जो 2023 के अंत तक दिल्ली के इलेक्ट्रिक बस बेड़े में भारत के सभी राज्यों में सबसे बड़ा बनेगा। हम 1400 नए मॉडर्न बस शेल्टर की स्थापना भी करेंगे। डिजिटल स्क्रीन के साथ आधुनिक पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम बसों के आगमन का समय प्रदर्शित करेगा। साफ और सुंदर यमुना के बिना साफ और सुंदर दिल्ली का सपना अधूरा है। अगले साल हम दिल्ली की सभी कॉलोनियां और झुग्गी झोपड़ियों तक सीवर नेटवर्क की तेजी से विस्तार करेंगे और साफ यमुना के विजन को हासिल करने के लिए अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमताओं को युद्ध स्तर पर अपग्रेड करेंगे। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के 3 कूड़े के पहाड़ पिछले कई दशकों से दिल्ली की छवि पर एक काला धब्बा रहे हैं। हालांकि कचरे के पहाड़ से निपटने का काम MCD के दायरे में आता है, लेकिन दिल्ली के लोगों की खातिर हम MCD के साथ मिलकर काम करेंगे और तीनों कूड़े के पहाड़ों का अंत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेंगे। अध्यक्ष जी, ये सभी कदम उठाते हुए 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के पूंजीगत कार्यों के विशाल बजट के साथ साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली बनाने के लिए एक स्पष्ट और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान प्रस्तुत किया गया है। इससे दिल्ली पर हर भारतीय को गर्व होगा। अध्यक्ष जी, अगले वर्ष के बजट प्रस्तावों पर बातचीत करने से पहले मैं थोड़ी सी बात दिल्ली की अर्थव्यवस्था के बारे में करना चाहता हूं। दिल्ली भारत की राजधानी होने के साथ साथ एक बड़ा कमर्शियल और आर्थिक केंद्र भी है। दिल्ली की आर्थिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसका विकास भारत की आर्थिक विकास योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वित्तीय सेवाएं, वाणिज्यिक विकास और सरकारी क्षेत्रों का बड़ा योगदान है। कोविड-19 के दौरान आई आर्थिक चुनौतियों से अब दिल्ली की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे उभर रही है और इसके चलते दिल्ली का GSDP प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस पर वर्ष 2021-22 के 9,04,642 करोड़ रुपए से बढ़कर
2022-23 में 10,43,759 करोड़ रुपए रहने की संभावना है, जो 15.38% अधिक है। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि वर्ष 2022-23 में दिल्ली की जीएसडीपी की रियल ग्रोथ रेट 9.18% रहने की संभावना है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि दर 7% रहने का आकलन है। तो अध्यक्ष जी, दिल्ली का जो जीएसडीपी रियल ग्रोथ रेट है वो 9.18%, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करें तो वो आज भी लगभग 7% पर है। इसका अर्थ है कि हम कोरोना काल पूर्व आर्थिक गतिविधियों के स्तर पर पुनः पहुंच रहे हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021-22 के दौरान दिल्ली की जीएसडीपी करंट प्राइसेस पर 18.5% और कांस्टेंट प्राइसेस पर 9.14% बढ़ी और कोविड-19 महामारी के प्रभाव और इसके नियंत्रण के लिए किए गए प्रभावी उपायों को दर्शाती है। राष्ट्रीय स्तर पर जीडीपी में दिल्ली की वास्तविक जीएसडीपी का योगदान 2011-12 में 3.94% से बढ़कर 2022-23 में 4.09% होने का अनुमान है, जबकि दिल्ली देश की टोटल पॉपुलेशन का केवल 1.3% है। मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में मुख्यतः सर्विस सेक्टर का योगदान है और प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस पर ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में इसका योगदान 84.84% है, जबकि सेकेंडरी सेक्टर का योगदान 12.53% और प्राइमरी सेक्टर का 2.63% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में करंट प्राइसेस पर दिल्ली की पर कैपिटा इनकम बढ़कर 4,44,768 रुपए हो जाने की संभावना है। वर्ष 2021-22 में यह 3,89,529 रुपए थी। 2022-23 में दिल्ली की पर कैपिटा इनकम में 14.8% की बढ़ोतरी दर्शाती है। तो अध्यक्ष जी, ये हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है कि पर कैपिटा इनकम जो हमारी दिल्ली की है वो 22-23 में 14.18% की बढ़ोतरी दिखा रही है। वित्तीय वर्ष 22-23 में दिल्ली की पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज 1,72,000 रुपए से करीब 2.6 गुना ज्यादा है, मतलब 2.5 गुना से ज्यादा जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो नेशनल एवरेज से ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, ये सभी आंकड़े दर्शाते हैं कि दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों को सफलतापूर्वक सामने किया है। हमारी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में दिल्ली की अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिए एक बड़ा योगदान दिया है, जिसका श्रेय सरकार के अभिनव और प्रगतिशील दृष्टिकोण को जाता है। दिल्ली की पर कैपिटा इनकम आय भारत के सभी राज्यों में तीसरे स्थान पर है और 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में सबसे अधिक है। तो अध्यक्ष जी, अगर हम 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों की बात करें तो फिर दिल्ली का जो पर कैपिटा इनकम है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सत्ता में आने के बाद दिल्ली देश में सबसे अधिक मिनिमम वेजेस वाले राज्य के रूप में उभरा है। इससे पता चलता है कि न केवल दिल्ली की एक आम निवासी की औसत आय देश के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक है, बल्कि देश के सबसे गरीब लोगों की मिनिमम वेजेस भी देश में सबसे अधिक है। यह दिल्ली के आर्थिक विकास मॉडल के केंद्र में है,
जो ये सुनिश्चित करता है कि जनता की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे और लोग अपनी आय के अनुसार विभिन्न वस्तुओं को खरीदने और अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो। अध्यक्ष जी, मैं अब रिवाइज एस्टीमेट के बारे में बात करना चाहूंगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपए के अप्रूव्ड बजट एस्टीमेट की तुलना में प्रपोज्ड रिवाइज एस्टीमेट 72,500 करोड़ रुपए का है। 72,500 करोड़ रुपए का प्रपोज्ड रिवाइज एस्टीमेट 21-22 में केवल 61,172 करोड़ रुपए के एक्चुअल एक्सपेंडिचर से 18.52% अधिक है। रिवाइज एस्टीमेट 72,500 करोड़ रुपए में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए 53,296 करोड़ रुपए और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 19,204 करोड़ रुपए शामिल हैं। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर और दूसरी जो कमिटेड लायबिलिटीज के लिए 2022-23 के अप्रूव्ड बजट एस्टीमेट 32,200 करोड़ रुपए से बढ़कर रिवाइज एस्टीमेट में 33,800 करोड़ रुपए किए जाने का प्रस्ताव है। स्कीम और प्रोजेक्ट्स के लिए रिवाइज एस्टीमेट 2022-23 में 38,700 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। अप्रूव्ड बजट एस्टीमेट में यह 43,600 करोड़ रुपए था। अध्यक्ष जी, अब मैं सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 के दौरान रिवाइज एस्टीमेट में 159 करोड़ 17 लाख रुपए की द्वितीय व आखिरी सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स की आवश्यकता होगी। इसीलिए मैं सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए सदन का अनुमोदन चाहता हूं। अध्यक्ष जी, अब मैं इस सदन के समक्ष अगले वित्तीय वर्ष 2022-23-24 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं। अध्यक्ष जी, सभी को पता है, इस सदन को के सभी सदस्यों को भी पता है कि हमारी सरकार के सत्ता में आने से पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर 2014-15 का 30,940 करोड़ रुपए था। हमारी सरकार ने जून 2015 में 41,129 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट के साथ अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया था। अत्यंत हर्ष के साथ मैं वर्ष 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित कर रहा हूं। तो अध्यक्ष जी, 2015 में 41,129 करोड़ रुपए का जो बजट था वो आज 2023-24 में 78,800 करोड़ रुपए का बजट हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं। 2014-15 के मुकाबले में अगर इसको कंपेयर करें तो उसकी तुलना में 2.5 गुना से अधिक, और वर्ष अगर 22-23 के रिवाइज एस्टीमेट से अगर तुलना करें तो 8.69% अधिक ये 2023-24 का बजट है। गौरतलब है कि 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपए के बजट, इसमें अध्यक्ष जी थोड़ा अब जो जितना ये 78,800 है इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ताकि सदन के सभी सदस्यों के लिए इंफॉर्मेशन के लिए 78,800 करोड़ रुपए के बजट अनुमान में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत 56,983 करोड़ रुपए और कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत 21,817 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल है। कुल बजट के हिस्से के रूप में कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा भी इस साल के बजट में बढ़कर 27.68% हो गया है। 21,817 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर
2014-15 में 7,430 करोड़ रुपए के कैपिटल आउटले का लगभग 3 गुना है। 78,800 करोड़ रुपए के बजट में 35,100 करोड़ रुपए एस्टैब्लिशमेंट और अदर कमिटेड एक्सपेंडिचर के लिए है और 43,700 करोड़ रुपए योजनाओं, प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स के लिए है। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले 8 वर्षों से केंद्र सरकार द्वारा टैक्सेस और ड्यूटीज के सेंट्रल पूल में दिल्ली के वैध हिस्से को आवंटित करने के लिए, अब मैं बात कर रहा हूं अध्यक्ष जी, जो सेंट्रल पूल से दिल्ली को जितना पैसा मिलता है, तो पिछले 8 साल से, लगातार 8 साल से कोई चेंज नहीं। तो ये कहीं ना कहीं सौतेले व्यवहार को दर्शाता है। जहां अन्य राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा इकट्ठे किए गए सभी टैक्सेस का 42% हिस्सा प्राप्त होता है, वहीं टैक्सेस के सेंट्रल पूल से दिल्ली का हिस्सा 1,001-2 से और इस वर्ष 2022-23 तक 325 करोड़ रुपए पर स्थिर है। तो जहां स्टेट्स को 42% में से हिस्सा दिया जाता है, वहां पर लगातार इतने सालों से, और जबकि दिल्ली जो है वो कंट्रीब्यूशन कहीं अधिक है। 325 करोड़ रुपए केवल दिल्ली को मिल रहे हैं और अध्यक्ष जी ये ना के बराबर है, क्योंकि दिल्ली हर साल केंद्र सरकार को आयकर में 1,75,000 करोड़ रुपए से अधिक की योगदान है। मतलब एक ऑन वन हैंड दिल्ली जो है 1,75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा योगदान दे रहा है केंद्र सरकार को, लेकिन दिल्ली को केवल 325 करोड़ रुपए ही मिल रहे हैं। और अगर हम जो स्टेट्स का जो शेयर है 42% के हिसाब से, तो मैं सदन को बताना चाहूंगा, अगर उस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करें तो दिल्ली का शेयर 6,400 करोड़ रुपए बनना चाहिए। कहां 6,400 करोड़ रुपए का शेयर बनना चाहिए और दिल्ली को सिर्फ 325 करोड़ रुपए इतने सालों से मिल रहे हैं। और एक और सरप्राइजिंग बात आपके सामने रख रहा हूं, मैं इस सदन के समक्ष रख रहा हूं। अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार ने अब टैक्सेस के सेंट्रल पूल से दिल्ली का जो हिस्सा 325 करोड़ रुपए है वो भी शून्य कर दिया है। तो 325 करोड़ रुपए जो मिल रहे थे वो भी जीरो कर दिया है। दिल्ली की जनता के साथ ये आर्थिक भेदभाव और घोर अन्याय है। अध्यक्ष जी, जून 2022 में ये भी पूरे सदन को मालूम है और सभी दिल्ली वासियों को पता है और सभी भारतीय वासियों को पता है कि जून 2022 में जीएसटी कॉम्पनसेशन की समाप्ति के कारण भारत के कई राज्यों की तरह दिल्ली भी गंभीर रूप से प्रभावित है। जीएसटी कॉम्पनसेशन जो 5 साल के लिए केंद्र सरकार ने वादा किया था, वो जून 2022 में समाप्त हो गया है। इस कारण राजस्व घाटा 12,000 करोड़ रुपए सालाना तक होने की उम्मीद है। तो ये एक बहुत बड़ा घाटा है। कोविड-19 महामारी के प्रभाव सहित कई कारणों से राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी लाने वाला जीएसटी के वादे को पूरा नहीं किया जा सका। परिणाम स्वरूप रेवेन्यू कलेक्शन में कमी होने से राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न विकास कार्यक्रमों और समग्र विकास के लिए व्यय में भारी कमी आ सकती है। हमने केंद्र सरकार से अपील की है
कि वह अगले 5 वर्षों तक मुआवजा प्रदान करना जारी रखे जब तक कि जीएसटी संग्रह 14% वार्षिक वृद्धि दर हासिल नहीं कर लेता। वर्ष 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बजट का वित्त पोषण इस प्रकार है। टैक्स रेवेन्यू से 5,565 करोड़ रुपए, नॉन टैक्स रेवेन्यू से 1,050 करोड़ रुपए, स्मॉल सेविंग लोन से 10,000 करोड़ रुपए, कैपिटल रिसीट्स 622 करोड़ रुपए, जीएसटी कॉम्पनसेशन 3,802 करोड़ रुपए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से 3,167 करोड़ रुपए, भारत सरकार से जो ग्रांटिंग एड है वो केवल 1,168 करोड़ रुपए, और जो बाकी वो ओपनिंग बैलेंस से जुटाई जाएगी। अध्यक्ष जी, अब मैं जो लोकल बॉडीज को हम दिल्ली सरकार फाइनेंशियल सपोर्ट देती है उसके बारे में कुछ बातें रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार वर्ष 2023-24 के अनुमानित बजट में लोकल बॉडीज को 8,241 करोड़ रुपए का वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराएगी। इसमें 2,659 करोड़ रुपए स्थानीय निकाय द्वारा योजनाओं, कार्यक्रमों, प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए राशि के रूप में और 2,492 करोड़ रुपए बेसिक टैक्स असाइनमेंट के रूप में और 2,240 करोड़ रुपए की राशि लोकल बॉडीज को स्टैंप और रजिस्ट्रेशन चार्जेस और वन टाइम पार्किंग चार्जेस के रूप में प्रदान की जाएगी। मैं इस सदन का ध्यान यहां भी आकर्षित करना चाहूंगा कि उपरोक्त राशि में 850 करोड़ रुपए लोकल बॉडीज को दिल्ली सरकार इस बार लोन के रूप में भी दिए जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, शुरू में मैंने चर्चा की थी किस प्रकार इस साल 23-24 के बजट को हम साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली के लिए समर्पित कर रहे हैं। अब मन में एक ख्याल आता है कि साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली हम सब बनाएंगे कैसे, तो उसका जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है उसके बारे में मैं कुछ जो मेन पॉइंट्स है वो सदन के बीच में रख रहा हूं। अब दिल्ली को साफ, सुंदर और आधुनिक शहर को हम कैसे बनाएंगे उसका जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। अध्यक्ष जी, कोई भी भारतीय जब विदेश जाता है, हमारे जितने साथी हैं ये भी जब भी बाहर गए होंगे, तो उनको सबसे पहले वहां की शानदार सड़कें और साफ सुथरी व्यवस्था लुभाती है। उचित रोड मार्किंग्स, वहां पर जो स्ट्रीट साइनेज, पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ जिसका उपयोग बच्चे या वरिष्ठ नागरिक या विकलांग भी आराम से कर सकते हैं, चारों ओर स्वच्छता का माहौल देखते हैं और यह सब उन्हें आश्चर्यचकित करता है। वे सोचते हैं कि हमारे देश में ऐसी सड़कें क्यों नहीं है, क्या ऐसा भारत में मुमकिन हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, यही विचार हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के विजन के पीछे भी था। तब हमने यूरोप की सड़कों की तर्ज पर लगभग 8 किलोमीटर की लंबाई वाली 16 अलग अलग सड़कों के पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। विभिन्न प्रकार की सड़कों जो अलग अलग स्थितियों में थी
उनको एक सामान्य ग्लोबल स्टैंडर्ड के लिए अपग्रेड और सुंदर करने का प्रयास था। आपने दिल्ली में मोतीबाग से मायापुरी, मूलचंद जंक्शन से आश्रम चौक, राजघाट बिल्कुल पास में है, लोधी रोड आदि क्षेत्रों में इन सड़कों को देखा होगा। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये पायलट प्रोजेक्ट बहुत सफल रहे। इन पायलट रोड स्ट्रेचेस की तस्वीरें आजकल आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। अलग अलग आम लोग, आम जनता, जितने भी ये स्ट्रेच हमने इनका सौंदर्यीकरण किया, अगर आप किसी को ये ना बताएं कि ये जो स्ट्रेच की फोटो है कहाँ की है, तो मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति सोचेगा कि ये बाहर किसी सिंगापुर की है, लंदन की है, न्यूयॉर्क की है। और आजकल आम हमारे, चाहे वो दिल्ली वासी हैं, चाहे वो टूरिस्ट हैं, वो वहाँ पर अपने अपने उस स्ट्रेच में सेल्फी ले रहे हैं और सोशल मीडिया पे ये सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं आजकल। ये सड़कें स्थानीय निवासियों को गर्व की अनुभूति कराती हैं। इस सफल पहल ने ये साबित कर दिया है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार अक्सर आपने सुना होगा सभी ने, जो कहते हैं कि हो तो सकता है, कि ये हो तो सकता है, बस नीयत ठीक होनी चाहिए। तो अध्यक्ष जी, वो हमने दिल्ली में करके दिखाया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार के स्ट्रेचेस, शायद हम यही सोचते थे हमेशा कि भाई हम जब बाहर जाएंगे, अमेरिका जाएंगे या किसी यूरोप के कोई सुंदर शहर में जाएंगे, वहां पर ऐसे स्ट्रेचेस हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन जो सीएम साहब बार बार कहते हैं कि भाई हो तो सकता है, बस नीयत ठीक होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जब हम आने वाले वर्षों में देश के इतिहास में दिल्ली को साफ, सुंदर और आधुनिक शहर में बदलने के लिए सबसे महत्वाकांक्षी और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का शुभारंभ करेंगे, तब हमारे मुख्यमंत्री जी के यही शब्द हमारे आदर्श, सिद्धांत और हमारे मार्गदर्शक होंगे। हम इन योजनाओं को एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष में शुरू कर रहे हैं। इसी वर्ष में दिल्ली भारत के पहले दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, ये कैलाश गहलोत वित्त मंत्री कह रहे थे। हालांकि उन्होंने कई बातें कही हैं, किस तरीके से लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, तमाम बातें बजट पेश करते हुए दिल्ली के वित्त मंत्री की तरफ से कही जा रही थी। लेकिन बढ़ते हैं आगे, बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा आपको लखनऊ से सुनवा देते हैं। कॉन्फेडरेशन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी श्री पहुंचे, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भदंत शांति मित्र जी, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव पर्यटन व संस्कृति श्री मुकेश मिश्राम जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री लालजी प्रसाद जी, हमारे सभी भिक्षुकगण और उपस्थित भाइयों बहनों, हवान एयोम, हवान एयोम, हवान एयोम। मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के इस पावन धरा पर हमारे मित्र राष्ट्र दक्षिण कोरिया से पधारे हुए आप सभी पावन भिक्षु संघ का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारत और दक्षिण कोरिया के राजनयिक संबंधों की अर्ध शताब्दी पूरी होने के उपलक्ष्य में उभय राष्ट्रों के संबंधों को
मैत्रीपूर्ण प्रकारिता प्रदान करने हेतु संपन्न हुई जोगेश संघ की सफल धम्म यात्रा की मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। दोनों देशों की खुशहाली की प्रार्थना जब भिक्षु संघ करता है या हमारे संत करते हैं तो वह निश्चित ही फलीभूत होती है। आपने इस यात्रा की शुरुआत सारनाथ से करके बौद्ध गया, विदकोट पर्वत, राजगीर, नालंदा, वैशाली, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु के दर्शन करते हुए श्रावस्ती में संपन्न की। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। चुगहायो चुगहायो। भारत और दक्षिण कोरिया की स्वतंत्रता दिवस की तिथियां एक है, यानी 15 अगस्त। वर्तमान में भारतवासी अपनी आजादी के अमृत महोत्सव के उपरांत अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किए हैं। भारत और दक्षिण कोरिया दोनों देश G20 समूह के सदस्य हैं। अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत को G20 समूह की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस वर्ष G20 की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है। यह भारत के प्राचीन वसुधैव कुटुंबकम के भाव से हमें जोड़ती है। पूरी दुनिया में जब भी मैत्री और करुणा की बात होती है, विश्व मानवता भगवान बुद्ध का स्मरण करती है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री तो बौद्ध तीर्थयात्रियों की पदयात्रा को लेकर यह कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन हम आपको सुनवा रहे थे। लेकिन सीधे अब आपको लिए चलेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अंदर क्या कुछ कह रहे हैं सीएम भूपेश बघेल, आपको सुनवा देते हैं। और एमडीओ जो 0 से 3 किलोमीटर तक के है उसमें तो एमडीओ ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन जो अधिक है इसलिए टेंडर होगा और टेंडर के में उस टेंडर प्रक्रिया में एमडीओ के भी प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। ये आप पूरा जो एमडीओ नियुक्त किया उस समय सारे शर्तें हैं, और ये शर्त कौन बनाया? हमने तो नहीं बनाया, वो आपने बनाया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि इनका लोचा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब इस बात का आ जाए कि जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आ गया है तो जांच के लिए 221 रुपया जवाब तो ये आ रहा है कि आप ही के जमाने में नियम कानून बने हुए हैं। लोचा के सवाल में जवाब दे रहा हूँ। जब आपको काम आज के तारीख में टेंडर करोगे तो 225 रुपया में तैयार हो जाएगा, तो 466 रुपया लगातार देने का इतना बड़ा लेन देन हिसाब आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। जो 232 रुपया में तैयार हो जाए वो 466 रुपया का टेंडर स्वीकृत करना किसी मापदंड के आधार पर नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भारत सरकार के जो कंपनी है उसके माध्यम से टेंडर फ्लोट किया गया और ये टेंडर पूरे देश भर के पेपरों में इसका विज्ञापन निकाला गया, ऑनलाइन टेंडर भरा गया, और जब टेंडर भरा गया तो उस समय जितना रेट आएगा उसी हिसाब से फैसला होगा अध्यक्ष महोदय। अब आपके पास है तो अगले समय टेंडर में भरवा लीजिएगा, उसको दिक्कत है क्या? लेकिन टेंडर की प्रक्रिया में आपको कोई कमी है क्या? वो पूरा देश भर में इसका विज्ञापन दिया गया, सारे समाचार पत्रों में जो लोकप्रिय समाचार पत्र हैं उसमें विज्ञापन दिया गया, ऑनलाइन टेंडर किया गया, 8 कंपनियां आई तो 4 कंपनी वापस ले ली, 2 सही पाए गए, उसमें बीडिंग हुई, रिवर्स बीडिंग भी हुई,
तो सब होने के बाद तय हुआ, अब कहां से 200 हो गया अध्यक्ष महोदय। जब हमने टेंडर बुलाया है उसमें कोई कमी नहीं है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको दिमाग में भ्रष्टाचार भर गया, इसलिए बार तो मैं उसी वही बात करते रहता हूं। भरा है, पूरा भरा है, चलिए पूरा भरा है, आधा नहीं। इसके पूरा भरा है। परिवहन में जितने भी दूसरी कंपनियां परिवहन करा रही हैं अध्यक्ष महोदय, एसईसीएल और दूसरी कंपनियां, एसईसीएल की सड़क खराब है, सबसे खराब सड़क। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त देख रहे हैं विधानसभा के अंदर भी हंगामा हो रहा है, जहां पर सीएम बातों का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता रमन सिंह और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन प्रश्नकाल के दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल उसका जवाब दे रहे थे। फिलहाल आपको कार्यवाही लगातार दिखाते रहेंगे विधानसभा की। वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइए, देखते रहिए G24/7 न्यूज।